आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वैसे तो कालगढ़ का किला राजा और महाराजा के आम पुराने किलों जैसा ही था, पर रात की काली घटा छाते ही वो किला जाग उठता था। वैसे तो वो किला गांव से दूर वीराने में था, पर जब रात में किले की शांति भंग होती थी तो 1 किलोमीटर दूर के गांव में भी सुनाई देती थी। पास के गांव में रहने वाले बताते हैं कि रात में किले से दिल दहला देने वाली रोने की आवाज़ें आती है, और कुछ लोग तो उस किले से झांकती कई औरतों को भी देखने का दावा करते हैं और कहते हैं कि अमावस्या की रात को किले से मर्दों के चिल्लाने और औरतों के बचाओ बचाओ की आवाज़ें आती हैं, और फिर दिल दहला देने वाली चीख लोगों के शरीर में सिहरन पैदा कर देती है। लोगों के दिल में बसे डर का इस बात से पता चल जाता है क्योंकि शाम होने के बाद कोई उस किले की तरफ के रास्ते की ओर देखता भी नहीं है। कई तांत्रिक पुजारी और मौलवी भी उस किले में गए, पर किले से निकलने के बाद उन्होंने गांव ही छोड़ दिया। गांव के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि इस किले में एक जमींदार रहा करता था। जमींदार ने बेटे के लिए कई शादियां की, पर तब भी उसे बेटा नसीब नहीं हुआ। जमींदार क्रोध से पागल हो गया और उसने सभी पत्नियों को कोड़े मारकर मौत की सजा दे दी। उसकी पत्नियों ने तब जमींदार को श्राप दिया कि ये किला कभी भी फल फूल नहीं सकेगा और हमारी तरह भी तू ही इस किले में भटकता रहेगा। ये सारी घटना जब हुई तब अमावस्या की रात थी। गांव का कोई भी आदमी मदद की आवाज़ सुनने के बाद भी औरतों को बचाने नहीं गया, इसलिए गांव वाले अब भी उस किले से आती दर्दनाक चीख को सुनने की सजा भुगत रहे हैं। सरकार की तरफ से जब किलों की सुरक्षा और रख रखाव का कार्यक्रम चलाया जा रहा था तो कुछ सरकारी लोग उस किले को देखने आए थे। किले के अंदर कई झाड़ियां उगी हुई थी और मकड़ी के जाल चारों तरफ फैले हुए थे। सरकारी लोगों ने मजदूरों को साफ सफाई करने का आदेश दिया और चले गए, पर दूसरे दिन वो जब लोग अंदर गए तो किले के अंदर कोई साफ सफाई नहीं हुई थी, पर मजदूरों के लाश जरूर पड़े हुए थे। उनके लाश इतने विकृत थे जैसे ये किसी परालौकिक शक्तियों का काम हो। कई बार फिर किले की साफ सफाई का काम शुरू हुआ, पर हर बार कोई व्यवधान ना हो जाने के कारण इसे छोड़ दिया गया। सरकार की तरफ से इस किले के बाहर एक सूचना बोर्ड लगा दिया गया जिस पे लोगों के किले के अंदर जाने से मना कर दिया गया। धीरे धीरे उस किले की दीवारों पर बाहर से भी झाड़ियां उग जाती थी। मानस एक व्यापारी था जो सोने की बनी चीजें खरीदने और बेचने का काम करता था, पर उसका छुपा हुआ काम पुराने कलाकृति और सोने के सामानों को विदेश में बेचने का था। मानस पुराने कलाकृतियों की खोज में कई किले खंडर हो चुका था और जिस पे सरकार या कोई ध्यान नहीं दे जाता था, और वहाँ मौजूद सामानों को चुरा लेता। देश की अमानत विदेश में बेचकर मानस ने काफ़ी सारे पैसे कमा लिए थे। मानस के कुछ दोस्त भी थे जो इस काम में मानस की मदद करते थे और अपना हिस्सा लेते थे। मानस ने फिर से पुरानी कलाकृतियों की मांग की गई और इस बार पैसे भी ज़्यादा मिलने थे उसे। मानस अब नई जगह की खोज में लगा हुआ था जहाँ कोई पुरानी खंडर और सरकारी कार्यों से वंचित किला हो। लैपटॉप में खोजते वक्त मानस को कालगढ़ के किले के बारे में जानकारी मिली तो उसके चेहरे पर मुस्कान तैरने लगी। मानस ने सारे दोस्तों को बुलाया और अपनी योजना बताई। पहले तो सारे दोस्त उस किले के पीछे की कहानी पढ़कर डर गए और कहा, भाई हमें कालगढ़ नहीं जाना चाहिए क्योंकि सरकार ने भी उस किले से जाने से मना कर दिया है।
इस पर मानस ने कहा, अगर सरकार को कोई कीमती चीज़ छुपानी हो तो लोगों में डर पैदा कर देती है, और हम तो बहुत से लोग रहेंगे तो डर कैसा। सबने कालगढ़ जाने का दिन तय किया और सबके जाने की टिकट करवाई। मानस अपने दोस्त विक्की, प्रतीक, विमल और रौनक के साथ कालगढ़ के लिए ट्रेन से प्रस्थान कर दिया। सभी सुबह के समय कालगढ़ पहुंचे। काफ़ी खोजने के बाद उन्हें एक छोटा सा होटल मिला। मानस ने सभी दोस्तों से नहाने और खाकर होटल से बाहर आने को कहा। मानस ने कहा, अभी हम सिर्फ किले को देख कर आएंगे बाहर से और फिर प्लान बनाएंगे। सभी दोस्त किले की ओर गए और उसका मुआयना किया। गांव के लोगों से बात करने और सुनने पर कई सारी कहानियां सुनने को मिली। मानस अब निश्चिंत था कि कोई भी डर के मारे रात में किले के पास नहीं आएगा, तो हम अपना काम बड़े ही आराम से कर पाएंगे। मानस सभी दोस्तों के साथ वापस होटल आया और सबको सो जाने को कहा ताकि हम लोग रात में जागकर काम कर सकें। आज अमावस्या की रात थी। सारे दोस्तों ने अपने खुदाई करने वाले यंत्र और ज़मीन में दबी खजाना खोजने वाली मशीन साथ में लिया और किले की ओर चल दिए। होटल के दरवाजे पर बैठे आदमी ने उनसे पूछा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, तो मानस ने कोई बहाना बनाकर बात को टाल दिया। रात के 11 बज रहे थे। मानस ने किले का दरवाज़ा खोला और सभी अंदर गए। पूरा किला सड़ चुका था और पूरी तरह से लाश की बदबू से भरा हुआ था। सारे दोस्तों ने मास्क लगाया और सिर पर लगे हेलमेट में बंधे टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने लगे। मानस ने सबको अलग अलग होकर खजाना खोजने के लिए कहा। मानस ने सबको आदेश दिया कि अगर किसी को कोई मुसीबत दिखती है या कोई खजाना मिलता है तो तुरंत वायरलेस पर एक दूसरे को बताएगा। सभी अलग अलग दिशा में चले गए। विकी आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी उसे एक बड़ा सा कमरा दिखा और विकी उस कमरे में घुस गया। कमरे में कई सोने चांदी के बर्तन रखे थे। विकी सभी बर्तनों पर हाथ फिराकर देख रहा था। विकी चारों तरफ सोने चांदी का सामान देखकर सुध-बुध खो चुका था। तभी उसे लगा जैसे उसने कुछ अजीब चीज पकड़ लिया है। विकी ने जब रोशनी में देखा तो उसके हाथ में एक औरत का कटा हुआ सिर था जो उसे घूर रहा था। विकी ने जैसे ही चिल्लाना चाहा कि तभी वो सिर उछलता है और अपना मुंह और बढ़ाकर विकी के सर को एक झटके से निगल लेता है। मानस विकी को वायरलेस पर आवाज लगाता है पर कोई आवाज नहीं आती। तभी मानस को धीरे से वायरलेस पर आवाज आती है कि मैं ठीक हूँ। विमल आगे बढ़ रहा था और सोच रहा था कि मेहनत तो हम भी करते हैं पर मालामाल मानस हो जाता है। मैं इस बार जो भी मिलेगा उसमें से कुछ छुपा लूँगा। विमल अभी सोच में डूबा ही हुआ था कि तभी उसे आगे से आता विकी दिखा। विकी ने कहा, भाई मेरे साथ आओ, मैंने एक जगह पर खूब सारा सोना देखा है। विमल सोने के लालच में इतना अंधा हो गया कि वो बिना कुछ सोचे समझे विकी के साथ चला गया और उसके साथ जाते ही अचानक से विकी ने उसका गला पकड़ लिया। विमल जोर से चिल्लाया और उसकी चीख सुनकर उसके सारे दोस्त वहां पर पहुंच गए और आते ही उन्होंने पहले तो विमल को छुड़ाया मगर विकी वो तो मर चुका था। जिसके बाद उन दोनों ने वहां से दौड़ लगाई और सीधे अपने होटल आकर रुके। अगले दिन विकी की लाश उन लोगों को मिली। उसका सिर उसके धड़ से अलग था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज से तकरीबन 28 साल पहले मैं एक बार अपने गांव गया था। दरअसल उन दिनों मैं शहर में अपने परिवार के साथ रहा करता था और काम से छुट्टी मिलने पर ही कभी कदार अपने गांव घूमने आ जाया करता था। मेरा गांव वाला घर
काफी छोटा था, इसलिए मैं जब भी गांव आता था अकेले ही आता था और 2-4 दिन रहकर शहर लौट जाया करता था। उस रोज मैं काफी लंबे वक्त के बाद गांव आया था। गांव की हरियाली और शांति का मैं खूब आनंद ले रहा था। ऊपर से बरसात का मौसम, लगातार बारिश होए जा रही थी। घर पर बैठे बैठे मेरे जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना गांव के दोस्तों से मिला जाए और थोड़ा वक्त उनके साथ भी बिताया जाए। वैसे भी दोस्तों से मिले काफी वक्त हो गया है, जिस वजह से मैंने तय किया बारिश बंद होते ही दोस्तों से मिलने निकलूंगा। कुछ घंटों बाद जब बारिश बंद हुई तब तक शाम हो चुकी थी, लिहाजा मैं घर से बाहर निकला और अपने दोस्तों को ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने के बाद मुझे मेरा एक दोस्त नीलेश मिला। नीलेश मुझे देखकर काफी खुश हुआ और बोला, क्या भाई, शहर जाकर हमें तो भूल ही गया तू ना। इस पर मैंने बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, बाकी के लोग कहाँ मिलेंगे? इस पर नीलेश बोला, सब अपने अपने घर में होंगे। फिर हम दोनों के बीच थोड़ी बहुत सामान्य बातें हुई, जिसके बाद नीलेश अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। नीलेश से मिलकर मैं जब घर वापस लौटा तभी मुझे याद आया कि मेरे सारे दोस्त रात को गांव की नदी के पीछे जो नीम का बड़ा सा पेड़ है वहीं पर इकट्ठा होते हैं। ये बात मैं इसलिए जानता था क्योंकि पिछली बार मैं जब यहाँ आया था तब नीलेश ने ही मुझे बताया था। एक साथ सभी दोस्तों से मिलने का यही अच्छा मौका है। ये सोचकर मैंने आज रात ही उस नीम के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। आसमान अब धीरे धीरे साफ हो रहा था। कुछ ही घंटों में रात हो गई। रात का खाना पीना हो जाने के बाद एक छाता और एक टॉर्च लेकर मैं नदी की ओर निकल पड़ा। थोड़ी देर पहले तक गांव के जिस रास्ते पर चहलकदमी थी वो अब पूरी तरह से खामोशी में तब्दील हो चुका था। रास्ते पर मेरे अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी के सहारे मैं आगे बढ़े जा रहा था, मगर एक बात मुझे बड़ी अजीब लग रही थी। पिछली बार मैं जब गांव आया था तब इतनी रात को भी रास्ते पर 1-2 लोग दिखते थे, तो फिर आज क्यों नहीं दिख रहे? रास्ता इतना खाली क्यों है? इन्हीं सारे सवालों को जहन में लेकर चलते चलते मैं गांव की नदी पर बने पुल पर पहुंचा। पुल पर रुककर मैंने टॉर्च की लाइट को एक दफा नीचे पानी की ओर घुमाया तो नदी पानी से लपालप भरी हुई थी। खैर, मैं आगे बढ़ने लगा। उस पुल को पार करते ही मुझे वो नीम का पेड़ हल्का हल्का दिखने लगा, लिहाजा मैं टॉर्च को आगे रखकर उस नीम के पेड़ की ओर जाने लगा। चलकर मैं जब उस पेड़ के पास पहुंचा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि उस पेड़ के पास कोई नहीं था। मैंने टॉर्च की लाइट को घड़ी पर डाला तो रात के 9:30 बज रहे थे। अमूमन अब तक तो सभी लोग आ जाते हैं, तो फिर आज क्या हो गया है? ये सोचकर पहले तो मैं थोड़ा चिंता में पड़ गया, मगर फिर सोचा शायद मैं ही जल्दी आ गया हूँ, बाकी लोग देरी से आएंगे, लिहाजा मैं बाकियों का इंतज़ार करते हुए वहीं पर टहलने लगा। टहलते टहलते 15 से 20 मिनट बीत गए, मगर कोई नहीं आया। मैंने सोचा 5 मिनट और इंतज़ार करता हूँ, अगर कोई आया तो ठीक, वरना घर चला जाऊँगा। जिसके बाद मैं उसी नीम के पेड़ पर बने चबूतरे पर बैठ गया। उस वक्त मेरे कानों में नदी में पानी बहने की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। चारों तरफ गहरी खामोशी और सन्नाटा पसरा हुआ था, मगर तभी सन्नाटे को चीरती एक आवाज़ ने मेरे कान में दस्तक दिया। अजय,
आ गया तू? आवाज सुनकर मैं पीछे मुड़ा तो पाया कि पेड़ के पीछे यानी चबूतरे के दूसरी ओर कोई बैठा हुआ है। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। मैं उठकर उस आदमी के सामने गया तो पाया कि वो मेरे बचपन का दोस्त शिवम है। शिवम को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने उससे बोला, अरे भाई तू कब आया? इस पर शिवम बोला, मैं तो यहीं पर था, पर तू यहाँ क्यों आया? इस पर मैं बोला, क्यों आया मतलब? सब लोग हर रात यहीं पर जमा होते हैं ना? इस पर शिवम बोला, होते हैं नहीं, होते थे। तू जानता नहीं, रात में यहाँ आना मना है। यहाँ पर एक आत्मा का आतंक है। तू घर चला जा, वरना वो आत्मा तुझे भी नहीं छोड़ेगी। इस पर मैं बोला, क्या बोल रहा है तू? अच्छा, अगर आत्मा का आतंक है तो फिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है? इस पर शिवम बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, पर तू घर चला जा। तेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। अभी हम दोनों ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी वो नीम का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उस नीम के पेड़ को ऐसे हिलता देख शिवम मुझसे बोला, भाई तू चला जा, यहाँ से वो आ रही है, तुझे भी मार देगी। लेकिन शिवम की बात सुनकर मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, मगर उसके बाद का नज़ारा देखकर मेरा रोम रोम कांप गया। मैंने देखा उस नीम के पेड़ से कोई औरत उतर रही है। वो औरत पेड़ पर ऐसे चल रही थी जैसे वो जमीन पर चल रही हो। उसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था। तभी शिवम बोला, भाई भाग जा यहाँ से, जा। शिवम की बात सुनकर मैंने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ लगा दी और भागकर सीधे अपने घर आ गया। उस पूरी रात मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह जब मैंने इस बात का जिक्र नीलेश से किया तो सारी बात सुनकर उसने जो कहा वो मेरे होश उड़ा गया। क्या बोल रहा है तू? हाँ, वो नीम का पेड़ भूतिया तो है, क्योंकि उस पर एक औरत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और उसी औरत की आत्मा ने शिवम को उसी पेड़ के पास मार डाला था। तो फिर शिवम कैसे हो सकता है? ये सुनकर मैं बहुत डर गया। मगर क्या सच में उस रात मेरे बचपन के दोस्त शिवम की आत्मा ने मेरी मदद की थी या कुछ और? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।